रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि जगत में, कृषि के क्षेत्र में। इसके लिए अलग अलग सेगमेंट के जरिए आपको हम जानकारी देते हैं। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए आज के कार्यक्रम में क्या क्या है खास जानते हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए देखते हैं आज विज्ञान और किसान में आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम। आज के समय में हम जानते हैं जो किसान है वो यही चाहते हैं कि कैसे उनको बेहतर मुनाफा मिल सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है, और उसी का एक विकल्प है एथेरियम, यानी जो हमारे सजावटी पौधे हैं। किसान इनकी खेती अब करने लगे हैं क्योंकि इनमें जो लागत है वो कम आती है, और उसके बाद इसके जरिए जो लाभ है वो किसानों को ज़्यादा मिलता है। किस तरीके से हमारे जो किसान हैं इससे जुड़ सकते हैं, इनकी खेती कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या विकल्प आपके पास हैं, आइए लेते हैं ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। है। एंथोरियम पौधे के लिए तापमान 15 से 28 डिग्री के बीच चाहिए। इसे प्रकाश संश्लेषण की बहुत जरूरत होती है, इसलिए आधुनिक पॉली हाउस में ही इसकी खेती हो पाती है। पॉली हाउस में गमलों को रखने के लिए आधार तैयार करना होगा, जो जमीन से 2.5 फुट ऊंचा और कम से कम 32 फुट लंबा होगा। आधार पर खास किस्म की ट्रे लगाई जाती हैं, ऐसी ट्रे जिनमें गमले रखने के लिए सांचे बने हो। एंथोरियम किसी भी मिट्टी में हो सकता है, बस पीएच मान 5 से 6 के बीच होना चाहिए और उसमें जल धारण की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। रुपाई के बाद पानी छिड़क देंगे। शुरुआत में प्रकाश संश्लेषण की ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए अच्छी क्वालिटी के लिए प्रकाश की तीव्रता 18,000 से 35,000 लक्स के बीच होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पॉली हाउस के अंदर स्वचालित शेड नेट लगाना होगा और नमी 70 से 80% रखनी होगी।
नमी के लिए समय समय पर फोगस का इस्तेमाल करते रहेंगे। कम नमी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जबकि ज्यादा होने पर कीटों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पॉलीहाउस में तापमापक और नमी मापक यंत्र लगाए जाते हैं। एंथूरियम को आरओ का साफ पानी चाहिए। पानी का ईसी अगर 0.5 से कम हो तो बहुत ही अच्छा है। सिंचाई रोजाना करनी होगी, लेकिन गमलों में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। एंथूरियम के लिए 2 तरह की खाद चाहिए। पहली खाद 50 लीटर पानी में 1.62 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 400 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 700 ग्राम पोटेशियम और 140 ग्राम आयरन मिलाकर बनाई जाती है। जबकि दूसरी खाद बनाने के लिए 50 लीटर पानी, 550 ग्राम पोटेशियम, 680 ग्राम मोनो पोटेशियम, 1.12 किलो मैग्नीज सल्फेट, 10 ग्राम बोरॉक्स, 4.3 ग्राम जिंक सल्फेट, 0.56 ग्राम कॉपर सल्फेट और 0.56 ग्राम मोलिब्डेट की जरूरत होगी। दोनों खादों को 1000 लीटर पानी में मिलाकर पौधों को देंगे। हर 10 से 15 दिनों में पौधों को मीडिया सहित गमले से बाहर निकालकर निरीक्षण करते हैं। अगर जड़ें सफेद या हल्के भूरे रंग की हैं, तो समझ लीजिए आपकी फसल अच्छी है। एंथूरियम पर कीटों का हमला बहुत जल्द हो जाता है, इसलिए हर हफ्ते कीटनाशक छिड़कना होगा। बेहतर होगा कि जैविक कीटनाशक का ही इस्तेमाल करें। खास तौर से घुन, थ्रिप्स और कमला कीट का हमला होता है। साथ ही जीवाणु जनित अंगमारी और जड़ सड़न जैसी बीमारियां भी लग सकती है। एंथूरियम अमेरिकी मूल का पौधा है, लेकिन इसकी खेती की शुरुआत फ्रांस और बेल्जियम से हुई। ये 2 शब्दों एंथस और औरा से मिलकर बना है। एंथस का अर्थ है फूल, जबकि औरा का अर्थ है पूंछ। इस तरह एंथूरियम के नाम का अर्थ हुआ पूंछ वाला पौधा। 1980 में ये फूल के शौकीनों की नजर में चढ़ गया और पूरी दुनिया में फैल गया। गुलदस्तों में ये 3 हफ्तों तक जीवित रह सकता है। एंथूरियम की छोटी कली ही वास्तविक फूल है और बाकी लाल रंग का हिस्सा पत्ती होता है। इसके दिल के आकार के पत्ती लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। एंथूरियम के सभी भाग जहरीले होते हैं। इन्हें निगलने पर पेट की बीमारियां हो सकती है। वैश्विक बाजार में हॉलैंड का दबदबा है। भारतीय किसानों को इस दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो जाना आपने कैसे सजावटी पौधे भी जो हैं वो आपकी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है इसकी जानकारी होना। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं आज कृषि स्टार्टअप में आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से, जो आज के समय में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आज भी कैसे ही सफल और प्रगतिशील की दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं। किस तरह का रहा इनकी कामयाबी का सफर और कैसे आज के समय में ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, आइए देखते हैं। मनोज कुमार प्रधान भेजी मलगांव ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा साइंस से की थी। घर वाले चाहते थे कि वे नौकरी कर लें, लेकिन इन्होंने खेतीबाड़ी को अपना व्यवसाय बनाया। पढ़े लिखे होने के कारण इन्होंने खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को अच्छे से जाना और समझा। शुरुआत में इन्होंने देखा परंपरागत कृषि से खेती करना महंगा तो था ही, फसल का उत्पादन भी ज्यादा नहीं हो पाता था। इसके वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था।
कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद मनोज कुमार प्रधान ने परंपरागत कृषि की जगह खेती में वैज्ञानिक विधियों को अपनाया। मनोज कुमार प्रधान को कृषि विकास केंद्र द्वारा तरबूज की खेती के नए तकनीक के बारे में जानकारी मिली, जिसे ट्रांसप्लांटेशन तकनीक कहते हैं। वहां के वैज्ञानिकों ने उन्हें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई और मनोज कुमार प्रधान को अपने इस प्रयास में सफलता मिली। वो तरबूज के बीजों को खेतों में डालने की नई तकनीक में सफल रहे। इसका प्रयोग इन्होंने अपने ही खेतों में किया। इससे खेतों में नष्ट होने वाले बीजों की तादाद बेहद कम हो गई और तरबूज की पैदावार बढ़ गई। मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इन्होंने बताया, एक पॉली बैग में आधा किलो मिट्टी और 50 ग्राम के लगभग गोबर का खाद मिलाकर 2 बीज डाल दीजिए। पैदावार अच्छी मिलने पर इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मनोज कुमार प्रधान को अपने खेतों में इस्तेमाल किए गए तरबूज के बीजों से लाभ हुआ। परंपरागत तरीके से तरबूज की खेती में जो फल लगता था, उसका आकार भी बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, नई तकनीक से खेती करने पर 1 एकड़ में 20 क्विंटल पैदावार की बढ़ोतरी होने लगी। यकीनन ये फायदा मनोज कुमार के लिए खुशी का नया संदेश लेकर आया। प्लांट ट्रांसप्लांटेशन में पौधे तो अधिक प्राप्त होते ही हैं, साथ ही पानी भी कम लगता है और मजदूरों की संख्या भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार भी कम हो जाते हैं। इससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचता है। ये बात मनोज कुमार प्रधान भली भांति जानते थे और इसका इस्तेमाल कर उन्होंने तरक्की के नए द्वार खोल दिए। इसके साथ साथ मनोज कुमार प्रधान ने सर्टिफाइड सीड से धान की खेती करनी शुरू की और यहीं से इनके जीवन को नई दिशा मिली। इससे मनोज कुमार प्रधान की उपज लगभग 50 से 70% तक बढ़ गई। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो देखा आपने, लगातार हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, नित नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं और आज के समय में ना सिर्फ किसान बल्कि दूसरे क्षेत्रों के लिए भी हम कह सकते हैं एक मिसाल बन रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है. महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है. आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में. अब आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया. किसान बहनों भाइयों, हमारे देश में लगातार आवश्यकता महसूस की जा रही थी मंडियों के एकीकरण की. अब उसको बाकायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया, नाम दिया गया ई-नैम, और उसे हमारे किसान इनाम नाम से भी पुकारते हैं. आखिर कैसे ये हमारे किसानों के लिए इनाम साबित हो रहा है, आइए जानते हैं. ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं. ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है. पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है. ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है. इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है. ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो. अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है. यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है. शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है. 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं. किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं. पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है. पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है. दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे मिल गई है. तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है. और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है. तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है. आइए कृषि दर्शन में बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में. एक ऐसी योजना जिसके तहत हमारी जो फसलें हैं उनका बीमा किया जाता है, यानी जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान हमारी फसल में होता है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है. इसके लिए बेहद ही कम राशि पे जो प्रीमियम है वो किसानों से लिया जाता है और उसके बाद सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है. किस तरीके से इस योजना से जुड़ के हमारे जो किसान हैं उनको लाभ मिला है और कैसे वो सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी फसल जो है इस योजना के तहत सुरक्षित रह सकती है. जोखिम का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो जाता है. जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जोखिम बना रहता था वो काफी हद तक हम देखते हैं उसमें कमी आती है. लेकिन और भी जो किसान हैं वो अपनी फसल का बीमा क्यों कराएं, कितना जरूरी है, क्या महत्व है इसका, आइए जानते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा
कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो जाना आपने लगातार किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से काफ़ी जानकारी आपको हासिल हुई होगी। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र की नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।